नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीटो ऐप पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मौजूद हैं जिन्हें हम प्यार से कहते हैं स्पोर्ट्स गुरु समीप राजगुरु। थैंक यू। और हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं चिराग सुखीजा, जो कि आज के तारीख में हिंदुस्तान की पहचान है, युवा शक्ति, जिस पर टीम इंडिया भरोसा करती है, जिस पर भरोसा कर कर हम सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप जो है हम डिफेंड करेंगे। वो युवा शक्ति हमारे साथ है जिसका नाम है चिराग। वर्ल्ड कप हमारा है, लेकिन सबसे पहले मैं आज के एपिसोड में आपके भरोसे ही हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको सलाम करना चाहता हूं। सलाम। बिल्कुल। अच्छा, आपने पिछले मुकाबले से पहले कहा कि शिवम दुबे का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैंने आपसे सवाल किया था सीधा सीधा, क्या हार्दिक पांड्या से ऊपर भेजना चाहिए? हाँ। आपने कहा बिल्कुल भेजना चाहिए और उससे टीम को फायदा होगा। और ना सिर्फ हार्दिक पांड्या से ऊपर भेजा, तिलक वर्मा से भी ऊपर भेज दिया, सूर्या से भी ऊपर भेज दिया। तो पूरा जो है कहीं ना कहीं ये चीज टीम इंडिया ने बदलाव किया और उसका फायदा क्या हुआ देखिए। 253 सेमीफाइनल मैच में आपने बनाए हैं और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है, जिसमें शिवम दुबे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब यहां पर क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप हमारा है, सिर्फ एक कदम दूर है टीम इंडिया कप उठाने से, सिर्फ एक मुकाबला दूर अब यहां पर टीम इंडिया है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया फाइनल में भिड़ने वाली है। 8 मार्च रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। और सेमीफाइनल में टीम इंडिया को जिस तरीके की जीत मिली, कुछ लोग तो कह रहे हैं वाह क्या जीत मिली, कुछ लोग कह रहे हैं क्या जीत मिली। तो दोनों में से क्या चीज ज्यादा वजनदार आपको नजर आ रही है? मैं कंसर्न हूं यार। जीत मिली जरूर। सेमीफाइनल देखो, जीत जीत होती है। और एक चीज मैंने हमेशा कही है कि आप अट्रैक्टिव मत खेलो, आप इफेक्टिव खेलो जी। और इफेक्टिव ये था कि आप फाइनली इफेक्टिव रहे, आप 7 रन से इस मैच को जीतने में कामयाब हुए। लेकिन फाइनल से पहले ये छोटी जीत इतने बड़े स्कोर करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस को भी हिला सकती है। बिल्कुल। आपने कितने बनाए थे? 253 जी। 253, 253 हाईएस्ट एवर इन नॉकआउट इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री, इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। आपने हाईएस्ट स्कोर किया, 253 रन बनाए। उसके बाद आप ये मैच 7 रन से जीतते हैं। चलिए, ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि 7 रन से जीत रहे थे, मैच कहीं क्लोज आया था। आप 19वें ओवर में मुकाबला जीत चुके थे क्योंकि रन्स बहुत थे। वो तो लास्ट में आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे, आपने शिवम दुबे को दे दिया, चौके चक्के लग गए थे। आखिरी के 2 गेंदों में भी जो थे 20-25-20 रन चाहिए कोशिश यही कर रहे थे कि नो बॉल और वाइड ना हो, छक्के में भले ही खा लो। तो उस तरीके से कुछ तो छक्के मैच भले ही बाहर निकल गया था। और आखिरी में जैसे नंबर्स डूल आए, आप नंबर्स को आप जब तक मैच नहीं देखोगे, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखोगे, आपको लगेगा सिर्फ 7 रन से हम जीते हैं। लेकिन मैच हमने अपने कब्जे में 18वें ओवर में कर लिया था। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी क्या था, जो मार्जिन ऑफ डिफरेंस है वो कंसर्न है यार। वो मेरे लिए चिराग और आपके लिए भी मुझे लगता है कंसर्न होगा, और सारे फैंस के लिए भी। जोश खुशियां हमने मनाई है, लेकिन आप 253 रन डिफेंड नहीं कर पाए हो इन अ वे। जी। आप इस मैच को अगर आप विल जैक्स को आउट नहीं करते, या अक्षर पटेल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैचेस नहीं पकड़ते, या जसप्रीत बुमराह के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर्स नहीं आते, आपके 1-2 इंडिविजुअल्स के दम पर आपने इस मैच को जीता। और हैरी ब्रूक अगर इस समय सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया, 15 रन पर मैंने संजू सैमसन का कैच ड्रॉप कर दिया और उसने 200 के स्ट्राइक रेट से 90 रन लगा दिए और मैच हमारे हाथ से निकाल दिया। वो संजू के अगर 90 रन नहीं आते तो आप 210 220 रन बनाते, और 220 रन यहां पे इंग्लैंड चेस कर रहा था। तो ओवरऑल आप देखो तो कंसर्न्स है, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। आखिर में आप जीतने में कामयाब हुए, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ आप फाइनल मुकाबला खेल रहे हो, और अगर आपको वर्ल्ड कप डिफेंड करना है तो यार आपको सबसे पहले जो है ना, बैटिंग में तो फिर भी कैमियोज आए, सबने रन बनाए। अब अगर सैमसन नहीं भी चलते तब भी आप 220 230 बना रहे थे। लेकिन आप बॉलिंग में अगर इस तरीके की बॉलिंग करोगे ना जी, फिर आप बचने वाले नहीं हो। क्योंकि कहने के लिए न्यूजीलैंड की टीम में भी इतना दम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को पटका, वो ज्यादा साउथ अफ्रीका जिम्मेदार है उसके लिए। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका स्विच ऑफ था, ना कि न्यूजीलैंड आया, अपना नेचुरल गेम खेला। साउथ अफ्रीका तो पता नहीं कहां चला गया था, वो था ही नहीं मैदान में। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आपके गेंदबाज इस तरीके से स्विच ऑफ रहे तो उन्होंने आपका हशर कर देना है। बिल्कुल हशर कर देना है। और न्यूजीलैंड बिग मैच टेम्परामेंट वाले प्लेयर हैं। वो कैसे कि वो आते हैं और वो इस बात का कोई स्ट्रेस, कोई दबाव नहीं लेते कि हमें जीतना है भाई। ना उनका देश उन पर दबाव डालता है, उनके फैंस खुश हैं कि फाइनल पहुंच गए हैं। बड़े ना शांत स्वभाव के लोग हैं न्यूजीलैंडर्स। बिल्कुल। तो इनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस लेवल पे और कौन सा मैच खेल रहे हो। मिचेल सैंटनर
इतना बढ़िया वो लोग खेले, इतना जबरदस्त फिन एलन ने खेला। आपने देखा उस जब वो कैमरा उन पर गया तो सिर्फ ऐसे ताली बजाई और मुस्कुराए, सेंचुरी हो गई फिन एलन की। तो ये नहीं कि इमोशन से फटे पड़ रहे हैं सब जी, इमोशंस में बहुत कंट्रोल है न्यूजीलैंड के, तो इसलिए बड़े मैच में बहुत डेंजरस है, क्योंकि अपना नेचुरल गेम जो है ना इनका, वैसे अगर चिराग देखोगे आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, मैं आपको बता दूं, तो वो भटकते नहीं है जी, वो वहीं रहते हैं। हम पर प्रेशर होगा अहमदाबाद में खेलने का, अहमदाबाद का रिकॉर्ड और डरा रहा है ना, हर कोई कह रहा है अहमदाबाद की भैया घर में बैठ के टीवी देखो, अहमदाबाद मत जाना। तो ये सारी चीजें ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि ठीक है, हम फेवरेट्स का टैग लेके इस वर्ल्ड कप फाइनल में भी जा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ करना होगा अगर इस टैग को आप सही साबित करना चाहते हैं, आप वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं तो। बिल्कुल। अहमदाबाद में भी डीप डाइव करेंगे और गेंदबाजी में भी डीप डाइव करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं यहां पर कि आखिरकार जब इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होते हैं तब होता क्या है। सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करेंगे ओवरऑल T20 आईज में, यानी कि अगर T20 आईज की मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 30 मुकाबले खेले गए हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें से 18 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं, 11 मुकाबले न्यूजीलैंड की टीम जीतने में कामयाब हुई है, वहीं एक मुकाबला जो था वो टाई हो गया था। यानी कि ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में तो इंडिया की टीम काफी आगे नजर आ रही है न्यूजीलैंड से, लेकिन जब ये बात आती है T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सिर्फ 3 मुकाबले खेले गए हैं और तीनों के तीनों मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते हैं। इंडिया ने कभी भी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराया ही नहीं है। 3 मुकाबले जो हैं, आपको थोड़ा सा रिवाइंड करके याद दिला दूं, 2007 न्यूजीलैंड 10 रनों से जीता था, 2016 न्यूजीलैंड 47 रनों से जीता था और 2021 न्यूजीलैंड 8 विकेट से जीतने में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की थी। तो इतिहास ओवरऑल T20 आईज बात अलग है, लेकिन वर्ल्ड कप्स की जब बात आती है तो हम तो न्यूजीलैंड को हरा ही नहीं पाए। ये क्या एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है? क्या कहा था मैंने आपको कि एक बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड्स और ये स्टैट्स जो है आपको हम पेश करने वाले हैं, और मैंने क्यों कहा था कि न्यूजीलैंड पर प्रेशर नहीं होता है जी। न्यूजीलैंड बायलैटरल सीरीज खेल रही हो, न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप खेल रही हो, न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का लीग मैच खेल रही हो, सुपर 8 खेल रही हो, या फाइनल मुकाबला खेल रही हो, या सेमीफाइनल खेल रही हो, न्यूजीलैंड रहती है जी। न्यूजीलैंड में मिचेल सैंटनर, अगर मैं एग्जांपल दूं, एक 100 मीटर की रेस है, जैसे अगर मिचेल सैंटनर 100 मीटर की रेस 11 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो वो ओलंपिक का फाइनल भी 11 सेकंड में करते हैं, ठीक है ना। वो अपने घर के सामने अगर सड़क पे दौड़ रहे हैं वहां पे भी 11 सेकंड में दौड़ते हैं, उनको ओलंपिक का प्रेशर नहीं होता है। होता क्या है जाकर, होता यह है जैसे अगर नीरज चोपड़ा की अगर बात करोगे, अगर वो प्रैक्टिस में 90 मार रहे हैं तो वो ओलंपिक्स में जाके 88 मारते हैं, 2 मीटर आपका घट जाता है दबाव की वजह से। ओलंपिक्स वाला जो वो एटमॉस्फेयर होता है आप पर दबाव लेके आता है, वही वर्ल्ड कप होता है। लेकिन न्यूजीलैंड को उसमें फर्क नहीं पड़ता। ये इनके पास एक बहुत बड़ा मेंटल एडवांटेज है जी, कि ये मौके से ना इस जो कहते हैं ना मोमेंट जो है ना उनके सर पर नहीं चढ़ता है। तो डेफिनेटली बहुत खतरनाक टीम है। और अगर आप देखो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनकी बैटिंग, क्या लाजवाब बैटिंग हुई है। और आप बात करो बॉलिंग, है ना, आप अगर बॉलिंग की बात करो, हम तो बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग में भी तो आपने उनको 169 पे रोक दिया, सिर्फ 169 पे रोका है, बिल्कुल, है ना। और बॉलिंग में आपने देखो उनके जो एक खिलाड़ी हैं कोल मैकॉन की, है ना, अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, जो जिसको जो प्रोनाउंस करना है करे। मैंने अंग्रेजों को बोलते हुए सुना मैकॉनी, तो कई बहुत लोग कह रहे हैं कि मैकॉन की, है ना। तो मैकॉन की है या मैकॉनी है, उन्होंने जो टीम का राइट बैलेंस ढूंढ निकाला है जी। जो साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट की टीम, कोल को भी अंदर रखा, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, स्पिन में यार एक ही ओवर में 2 विकेट लेके चले गए, सैंटनर ने उनको दिया। तो ये टीम का जो उनका बैलेंस सडनली उन्होंने ढूंढा है, राइट 11 जो राइट कॉम्बिनेशन उन्होंने ढूंढा है, वो भी एकदम राइट टाइम पे आकर ढूंढा है, बिल्कुल। तो न्यूजीलैंड डेफिनेटली बहुत खतरनाक टीम है। आपको न्यूजीलैंड के साथ मतलब ये आप ठीक है, न्यूजीलैंड ने भी सेमीफाइनल में कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन हैरी ब्रूक ने जो ड्रॉप किया है ना, वहां पर ग्लेन फिलिप्स ने भी ड्रॉप किया, आके सीधा छाती में लगी उनके भी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मेरे ख्याल से एडियन मार्करम का कैच उन्होंने ड्रॉप किया था। लेकिन न्यूजीलैंड की फील्डिंग कम से कम 2-3 नॉचेस बेटर होंगी इंग्लैंड से भी। बिल्कुल, फील्डिंग तो मतलब माइंड ब्लोइंग फील्डिंग करते हैं वो, बिल्कुल। स्ट्रैटेजी और ये मेंटल उनका टेम्परामेंट जो है, काम कूल रहना किसी भी मौके पर, ये सारी चीजें इंडिया को कंसीडर करनी होगी कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो तो है, न्यूजीलैंड की ताकत क्या है, दुश्मन की ताकत क्या है, जिसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा जी। भूल जाओ बायलैटरल सीरीज में जो हमने उनको धोया था, चिराग मैं 150 बार बोल चुका हूं, मैं उसी पे आने वाला था थोड़ी देर में कि आप भूल जाओ बायलैटरल सीरीज में क्या किया था आपने न्यूजीलैंड के साथ। ये बिल्कुल अलग मैच है, अलग दिन है,
और ये वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। बिल्कुल भूल जाएं बायलैटरल सीरीज को, 4-1 को बिल्कुल याद नहीं रखना है अब हमें। नहीं रखना है, रख लो फॉर कागज पे लिखने के लिए। नहीं कागज पे नहीं, आप अच्छे विंस को याद जरूर करो जी। ऐसा नहीं कि आप याद मत करो कि बायलैटरल सीरीज में हराया था भूल जाओ उसको, ऐसा मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ये है इस बात का बोलने का कि बायलैटरल सीरीज में जो आपको न्यूजीलैंड मिली वो न्यूजीलैंड आपको फाइनल में नहीं मिलेगी, आपको भी 100% अपना गेम दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। इतना इजी वो नहीं खेलने वाले हैं फाइनल में आकर, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में आपने जीता है, इससे पहले भी आपने जीता है, तो आप इन सब जीतों को याद करके आप अपने आप को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखो यार। बिल्कुल, आप जीत को क्यों नहीं याद करोगे? आप थोड़ी ये याद करोगे कि आप वर्ल्ड कप में कभी जीते ही नहीं हो इनके खिलाफ, ये याद करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। और 2021 में तो हम वर्ल्ड कप से जो बाहर हुए थे, न्यूजीलैंड ने बड़ा अहम रोल अदा किया था उसमें। पाकिस्तान ने फिर 10 विकेट से हमें हरा दिया था 2021 में, यूएई के अंदर वो वर्ल्ड कप था, है ना? वो तो मुझे आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि यार वो तो बहुत ही हमें लग रहा था जीतेंगे, उस मैच में भी हम हार गए थे और बुरी तरीके से ही हारे थे वो मैच। तो इसलिए आप वो वर्ल्ड कप की हारों को भूल जाओ, आपने जो जो मैचेस जीते उनको डेफिनेटली याद करो और क्यों जीते थे, कहां पर इनको आपने डैमेज किया था, किन एरियाज में, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर आप सेंध लगा सकते हो न्यूजीलैंड के, उन पे आपको सेंध लगाने पड़ेंगे। आप रणनीति चुरा सकते हो बेसिकली, आप वो स्ट्रेटजीज अपना सकते हो जो आपने अपनाई थी बायलैटरल सीरीज में। और इस चीज का मेन एग्जांपल ये भी है कि उस समय जिस तरीके से न्यूजीलैंड उस सीरीज में खेला था, तब तो लग ही नहीं रहा था कि न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचेगा, लेकिन 4-1 से हारने के बाद 1-4 से न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए हैं और उस बायलैटरल सीरीज को उन्होंने तैयारी के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया बजाय कि रिजल्ट से। अब ये भी देखो ना, उसमें फिन एलन की बात करें, टिम सैफर्ड की बात करें, फिन एलन तो तीसरे चौथे मैच में आए थे और वो बिग बैश खेल रहे थे, सडनली आके यहाँ पे अडैप्ट नहीं कर सकते। टिम सैफर्ड भी बाद में आए थे, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जिमी निशम भी बाद में आए थे उनके। तो वो डेवन कॉनवे खेल रहे थे जो पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेले। एग्जैक्टली, डेवन कॉनवे को खिला रहे थे। तो वो टीम जो थी वो आधी अधूरी टीम लेके खेल रहे थे, वो बी टीम खेल रही थी उनकी एक तरह से। वो जो वर्ल्ड कप में बाहर बेंच में बैठना था जिनको, वो यहाँ पर वार्म अप हो रहे थे एक तरह से। ये भी आपको देखना होगा। और जिस तरीके से ये श्रीलंका में खेले, फिर इंडिया में खेले, ये बिल्कुल तैयार है। अगर अहमदाबाद की पिच की अगर हम बात करें, अगर वहां पे पिच थोड़ी सी धीमी रहती है, स्पिन को असिस्ट करती है काली मिट्टी की पिच, तो उसके लिए भी न्यूजीलैंड तैयार है। बिल्कुल। तो न्यूजीलैंड के साथ आपको, आप फेवरेट का टैग लेके जा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप इंडिया से हो, तो फिर आपको सतर्क होना पड़ेगा। आपको उलटफेर करने में वो टाइम नहीं लगाएंगे बॉस। और ये 2020 एक बार आप पीछे छूट गए, फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है इसमें। देखो साउथ अफ्रीका नहीं कर पाई। बिल्कुल। तो ये आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ देखना होगा। और खासकर अगर हम अपनी तरफ जाएं, हमें अपनी तरफ जाना बहुत जरूरी है। हम न्यूजीलैंड के खेमे में बहुत देर से बैठे हुए हैं, है ना, क्योंकि दुश्मन को आप कम नहीं आंक सकते हैं। हम अपने खेमे में जाएं और अपने खेमे में जाकर हमें ये देखना होगा कि अभिषेक का क्या करना है। आपने मुंह की बात छीन ली। मैं तो कह रहा था देजावू चलते हैं, हर मैच में बात करनी पड़ती है ना, तो फिर से चुटकी बजाकर देजावू में चलते हैं और वापस वही बात करते हैं कि अभिषेक शर्मा जी, अब ये शर्मा जी का क्या करना है। आप भी कह रहे थे, हम भी कह रहे थे, चलो यार 4 मैच बचे हैं, 4 खिला लो। अब तो 3 ही मैचेस बचे हैं, तीनों मैच खिला लो। अब तो 2 ही बचे हैं, चलो 2 खिला लो। अब तो 1 ही बचा है, तो अब 1 बचा है, तो यही बात रहने वाली है कि चलो यार 1 ही बचा है, खिला लो। या फिर अब ये रहने वाली है कि नहीं, दैट्स इट, हो गया है अभिषेक शर्मा आपके लिए वर्ल्ड कप खत्म हो गया है। क्योंकि अगर आप फाइनल में भी फ्लॉप होते हो, तो आपने ये बात कई दफा कही है कि ये उनके करियर का डिसाइडिंग मैच हो सकता है। अभिषेक शर्मा अगले 1-1.5-2 साल के लिए भी गायब हो सकते हैं इंडियन टीम से, पता नहीं वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये फाइनल मुकाबला अगर अभिषेक शर्मा खेलते हैं, उनके लिए किस तरीके का रहने वाला है मेंटल प्रेशर, और अगर नहीं खेलते हैं तो उसमें आपका टेक है कि क्या अभिषेक शर्मा को अब बाहर कर देना चाहिए? अभिषेक शर्मा के बारे में मैंने जो कहा था ना कि अगर ये वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुए तो उनके करियर पर जो है ना ये बट्टा लग सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यंगस्टर है, 21 साल का ही है, करियर कुछ नहीं खराब होगा, लेकिन ड्रॉप हो जाएंगे 1-2 साल के लिए, बाहर चले जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे कि भैया इतना टैलेंटेड समझा था लेकिन आपने उस टैलेंट को जो है प्रदर्शन में तब्दील नहीं किया, कोई और आ जाएगा। फिर आपको फिर पूरी मशक्कत करके ना पूरा जो राउंड लगा के आप आओगे, और इंडियन क्रिकेट में अगर आप पीछे चले गए ना एक बार, तो फिर वो दीवारें तोड़ते हुए आने में आपको 2 साल लग जाते हैं। जैसे ईशान किशन बहुत प्लेयर्स हैं ऐसे। ईशान किशन को लगा करुण नायर 7-8 साल के बाद वापस आए। शुभमन गिल अब पता नहीं कब वापस आएंगे T20 में। शुभमन गिल का पता नहीं क्या होगा, है ना। यशस्वी जायसवाल देखो पीछे छूट गए, बिल्कुल बाहर ही चले गए। तो ये आप एक बार पीछे हो गए तो हो गए, लेकिन फिलहाल इस समय अभिषेक के पास ये सोचने का टाइम नहीं है, और ना ही टीम मैनेजमेंट के पास ये सोचने का टाइम है भाई आगे क्या होगा। आगे सबसे पहले तो मैच आपका जी। और अभिषेक शर्मा के, मैं बार बार अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करने या रेस्ट करने की बात
सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि इसलिए नहीं कि मुझे उसके बैटिंग पर भरोसा नहीं है या मुझे ये भरोसा नहीं है कि भाई वो दिन फाइनल भी हो सकता है सेमीफाइनल भी हो सकता था कि जहां पर अभिषेक शर्मा का बल्ला एकदम से गरजने लगे, एकदम फटने लगे, रन आने लगे। मुझे भी मालूम है कि हो जाएगा वो, लेकिन मैं बार बार उसको बाहर बिठाने की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे घबराया हुआ, डरा हुआ दिख रहा था। उसकी कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से डगमगाया हुआ लग रहा है मुझे। अभिषेक का मुझे जो कैचेस ड्रॉप किए, जिस तरीके से उनकी आंखें देखो तो लगता है कि वो स्कैर्ड है, ये स्कैर्ड, डरे हुए हैं वो। तो वो चीज मैं चाह रहा था कि जब आदमी प्लेयर जब डर जाता है ना दोस्त, और खासकर यंगस्टर जब घबराहट उनको हो जाती है ना, उनको बाहर बिठा दो और घबराहट से जैसे उभर कर आएगा देखना फिर से ताबड़तोड़, मतलब ये अनस्टॉपेबल प्लेयर है वो। फिर से अगर अभिषेक को आपने खोजना है तो उसको बाहर बिठा दो, रेस्ट कर दो उसको, बोलो मैच देख ले दो। जस्ट लाइक संजू सैमसन, जस्ट लाइक ईशान किशन भी, मतलब ईशान किशन को भी आपने बाहर बिठाया, आ गया ना फॉर्म में वो। 2 साल उसने मेहनत की है, डिसिप्लिन हो गया। और अगर आप बात करो सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेला है वो, ठीक है 35-40 रन है, लेकिन जिस तरीके से 200 के स्ट्राइक रेट से वो भी है ऑलमोस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अभिषेक को यार आप खिलाकर मुझे, मतलब अब आप टीम मैनेजमेंट के पास मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत है। मैं वर्ड हिम्मत की यूज कर रहा हूं क्योंकि एक इकलौता मैच रह गया फाइनल का और आप अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर दो और आप ईशान किशन को ऊपर ले आओ। मालूम चला ईशान फ्लॉप हो गया और संजू से भी बैट नहीं चला, तो सारा का सारा जो है ना गुस्सा फैंस का सिलेक्टर्स पर, टीम मैनेजमेंट पर फूटेगा। आपको ये चेंज करने के लिए किसने कहा था लास्ट मैच में आके? जीत तो रहे थे ना, जीत तो रहे थे आप एक प्लेयर नहीं चल रहा था, उसके एवज में आपके दूसरे प्लेयर्स रन बना ही रहे थे। आप अभिषेक को रहने दो, आप अभिषेक को मत छेड़छाड़ करो। जो लॉजिक चिराग ने आज से 3-4 दिन पहले दिया था कि अब मैं उनको दोनों मैच खिलाऊंगा और सेमीफाइनल में मुझे जो लग रहा था उस पे मैं जो कह रहा था कि हाँ भाई मुझे नहीं लगता कि अभिषेक को खिलाना चाहिए, डरा हुआ लग रहा है, उस पर मैं अभी भी कायम हूं। लेकिन चिराग ने मुझे उस थॉट को मेरी चेंज करा दिया था। मैंने भी कहा था नहीं, हाँ रहने दो, बात सही कह रहे हो कि बहुत उथल पुथल करने की जरूरत नहीं है। आपने ये बात कही थी और मैं भी आपसे सहमत हो गया था कि मतलब अभिषेक को मत बाहर करो, खेलने दो उसको अब 2 और मैचेस। तो वही होने वाला है, आप उसको खिलाओगे, लेकिन क्या अभिषेक के बैट से रन निकलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अब बन गया है, क्योंकि अभिषेक के बैट से रन निकले तो मैच का रुख बदल जाता है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अगर उनके रन नहीं निकले, वही ऑफ स्पिनर ले आओ और विकेट ले ले, तो यार समझ में नहीं आता। आखिरी चीज में अभिषेक के बारे में ये बोलना चाहूंगा, एक तो खिलाओ, अभिषेक को खिलाना पड़ेगा। फाइनल में अब आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, अब आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। अहमदाबाद में कोई ऐसी कोई बात नहीं है जी, है ना। और चेंजेस के लिए कल कुछ फैंस बड़ी अच्छे चेंजेस बता रहे थे, उस पर भी मैं बात करूंगा। बहुत अच्छे चेंजेस हैं, लेकिन क्योंकि आप फाइनल में पहुंच गए, अब चेंज करने का टाइम आपके पास नहीं है। अभिषेक के, है ना, अभिषेक आई एम सॉरी बट यंगस्टर, आप में अगर काबिलियत है तो आपको अब तक इस एक इकलौती कमजोरी आपकी थी कि ऑफ स्पिनर को आप मारने चले जाते हो, आप आउट हो जाते हो। एक कमजोरी थी, ऐसा नहीं था कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप भी स्ट्रगल कर रहे हो, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं आपकी बैटिंग में, नहीं, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी और वो ज्यादा आपके टेम्परामेंट से रिलेटेड है जी। टेक्निक भी नहीं था। कल क्या था वो? टेक्निकल प्रॉब्लम तो थी नहीं, वो तो टेम्परामेंट था कि रोक लो अपने आप को। तो आप अपने टेम्परामेंट को ट्यून नहीं कर पाए हो यार, 1 महीना निकल गया जी। तो आप ये टेस्ट फेल हुए हो कि आप अपने बैटिंग में या आप अपने मेंटल प्रोसेस में काम ठीक से नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप काम करते तो ये प्रॉब्लम आपकी ना खत्म हो चुकी होती। बिल्कुल, ये फियर आपके दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि 1-2 फेलियर्स के बाद आप फॉर्म में आ जाते, क्योंकि आपको पता है मैं गलती क्या कर रहा हूं। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है ये, विराट कोहली जैसी आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली प्रॉब्लम नहीं थी। बिल्कुल, ये सिर्फ ये था टेम्परामेंट, ऑफ स्पिनर दिखाने या स्पिनर दिखाने, बल्ला घुमा देना और आप फंस जा रहे हो बार बार। तो आपने कोई काम नहीं किया है। तो ये भी एक जो है ना यहां पर अभिषेक शर्मा को डिसिप्लिन करने वाली बात है। वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लें और वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के बाद अभिषेक शर्मा को वापस घर भेज दिया जाए और उनकी जगह जिसको लाना हो, आप अभिषेक को यशस्वी को लेकर आना चाहते हो, आप शुभमन गिल को लेकर आना चाहते हो वापस, आप जो भी करना चाहते हो करो। अभिषेक से अगर फाइनल में रन नहीं आए तो प्लीज उनको घर भेज दीजिए। ये कहकर उनको टीम के साथ मत रखिए कि अब बायलैटरल सीरीज आ गया, बायलैटरल सीरीज में तो वो मारेगा ही। बिल्कुल, उसको घर भेज दो 1-2 महीने के लिए कि भैया ये नहीं चलेगा कि आपने अपने बैटिंग पे कोई काम ही नहीं किया। इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो या आपके बस की नहीं है, वो आप में दम ही नहीं है कि आप टेक्निकली इतने पुअर हो कि आप अपने बैटिंग में छोटी सी चीज नहीं बदल पा रहे हो, आप अपना टेम्परामेंट पे काम नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब खुद अभिषेक इस बच्चे ने देना, यंगस्टर ने। बिल्कुल, तो ये जवाब वो नहीं दे पा रहे। ये अगर जवाब नहीं मिले तो वो घर जाएंगे वर्ल्ड कप के बाद और काम करके वापस लौट के आएंगे जी। और कुछ चेंजेस लोगों ने जो बताए थे वो मैं बताऊं, बड़े अच्छे चेंजेस बताए थे कि वरुण की जगह कुलदीप को ले आओ, जी,
क्योंकि वरुण से तो बिल्कुल बॉलिंग नहीं हो रही है। एक नंबर 1 ऊपर से नहीं चल रहा है, एक गेंदबाज है नंबर 1 वो भी नहीं चल रहा है। दोनों नंबर 1 फ्लॉप चल रहे हैं, जीरो चल रहे हैं, दोनों नंबर 1 आपके जीरो चल रहे हैं। और एक कल फैन ने बहुत अच्छी मुंबई में बात की, फैंस एक तो क्रिकेट के बड़े जबरदस्त कीड़ा होता है उनके अंदर, हर मैच देखने पहुंच जाते हैं फैंस, मतलब अलग ही लेवल का उनका ना विश्लेषण होता है, उनकी नजरें बड़ी पारकी होती हैं। तो बड़े अच्छे चेंजेस बताए उन्होंने, बोला कुलदीप को लेके आओ आप वरुण की जगह, अभिषेक की जगह रिंकू वाला वही चेंज, ईशान को ऊपर लेके जाओ, और आप अर्श की जगह सिराज को लेके आओ जी। मैंने बोला वाह यार क्या चेंजेस बताए, लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन ये चेंजेस टीम इस समय डिमांड कर रही है इंडिया की, बिल्कुल, कि भैया ये 3 चेंजेस आपको चाहिए, लेकिन अब आप चेंज कर नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, कुछ घंटों का टाइम है, आपको फाइनल मुकाबला खेलना है, और वर्ल्ड कप हमारा है जो हम लगातार कह रहे हैं, हिस्ट्री रिपीट करनी है, हिस्ट्री डिफीट करनी है। इसके लिए अब आप टीम में चेंजेस कर दोगे, वो आते ही आप एक्सपेक्ट करो कि वो सेटल होकर और एकदम ही मतलब अपना 10 on 10 या 100 on 100 स्कोर करें आके, वो बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल टाइम नहीं तो है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि अनचेंज्ड ही टीम हो इंडिया सकता नहीं, हो सकता नहीं जाएगी, होगा ही ऐसा कि अनचेंज्ड ही जाएगी, मुझे लग रहा है। मैंने आपका माइंड यहाँ पे पिक नहीं किया है, अब बहुत देर से मैं बकबक कर रहा हूँ, जरा चिराग यंगस्टर्स क्या सोच रहा है ना, जेन जी क्या सोच रहा है? मैंने तो वो भी सुनो। सेमीफाइनल से पहले ही कह दिया था सर कि भले ही वो सेमीफाइनल में फ्लॉप हो जाए अभिषेक शर्मा, दोनों मैचेस तो मैं उनको खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा। वो चीज तो मेरी अभी भी क्लियर है कि अभिषेक शर्मा को आपको मेरा भी खिलाना माइंड पड़ेगा। आप ही ने चेंज किया उस दिन कि दोनों को खिलाओगे, और उसके पीछे आपने लॉजिक भी जो दिया था, इट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट लॉजिक। बिल्कुल, और वरुण चक्रवर्ती को भी मैं इसीलिए अभी भी खिलाऊंगा। मुझे लगता है कि आपको कुलदीप के बारे में भी आप ऐसी श्योरिटी से नहीं कह सकते हो यार, क्योंकि वो भी 100%, फ्लाइट वो भी पिटते हैं, उनका भी रिकॉर्ड कोई ऐसा खास नहीं रहा है पिछले कुछ समय में, तो वो भी मेरे मन में एक चीज है। तो आप वरुण चक्रवर्ती के साथ ही जाइए। तो अनचेंज अगर प्लेइंग 11 रहती है तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हो सकती है फाइनल मुकाबले के लिए। न्यूजीलैंड की अगर बात करें, थोड़ा सा डीप डाइव अगर करें न्यूजीलैंड की टीम में भी, तो मैंने सेमीफाइनल मैच से पहले जो प्रीव्यू शो हम कर रहे थे, जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल था, मैंने एक चीज कही थी। मैंने कहा था सुन लो साउथ अफ्रीका वालों, अगर तुमने ओपनिंग जोड़ी जल्दी तोड़ दी तो तुम इस मुकाबले में 170 भी डिफेंड कर सकते हो, सिर्फ ओपनिंग जोड़ी तोड़नी है। फिन एलन और टिम साइफर्ट 117 रनों की पार्टनरशिप करते हैं और मुकाबले से साउथ अफ्रीका को पूरे तरीके से बाहर कर देते हैं। अब टीम इंडिया के लिए भी मेरे हिसाब से यही मंत्रा है। टिम साइफर्ट और फिन एलन दो इनफॉर्म बैटर्स हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, चाहे आप रचिन रविंद्र की बात कर लीजिए, शुरुआत में रन बॉल खेलते हैं, डिस्टर्ब्ड रहते हैं, बड़े शॉट्स नहीं लगा पाते हैं। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स, वो भी उतना अच्छे परफॉर्मेंस अभी तक उनके नहीं आए हैं। मार्क चैपमैन फ्लॉप है, बिल्कुल सीरीज में भी फ्लॉप रहे थे, पूरे वर्ल्ड कप में भी कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। डैरेल मिचेल, मैं तो मानता हूं कि वो T20I को अभी भी डिकोड कर ही नहीं पाए। वनडे के नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है, लेकिन T20I में कुछ है नहीं। इसके बाद जिमी नीशम, वो भी आप एक्सपेक्ट नहीं ऑलराउंडर है, करते, मतलब all-rounder। हाँ, वो आके चल गए तो चल गए, नहीं चले तो ठीक है। एग्जैक्टली। और मिचेल सेंटनर, वो एक बहुत बड़ा खतरा है बल्लेबाजी में भी, मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत समझदार क्रिकेटर है और वो उनको पता है कि मुझे एक्सेलरेट करना है तो मैं एक्सेलरेट भी कर सकता हूं, गेम चलाना है मैं गेम भी चला सकता हूं। Correct. तो टिम साइफर्ट, फिन एलन और मिचेल सेंटनर, तीन ही अगर आपको लग रहा है कि इन तीनों से ही पार पानी है, बाकी ज्यादा इतने बड़े खतरे हैं नहीं, तो इस वजह से मैं मानता हूं कि इंडिया इस फाइनल मैच में न्यूजीलैंड से मुझे काफी आगे लग रही है। थोड़ा नहीं, काफी आगे लग रही है मुझे। बस ओपनिंग जोड़ी को आपको चलने नहीं देना है। ओपनिंग पेयर को अगर आपने तोड़ दिया तो इंडिया इस मुकाबले में चढ़कर खेल सकती है। तोड़ेगा कौन, सवाल ही है। टिम साइफर्ट और फिन एलन का विकेट लेगा कौन? कौन लेगा? जसप्रीत बुमराह। आपको घूम फिर के कहीं भी चले जाओ, आपको उसी के पास ही लेकर आना पड़ता है वापस, देखो कि भैया बचा लो। देखो आपने सेमीफाइनल में जसप्रीत बुमराह ने क्या गेंदबाजी की जी। जसप्रीत बुमराह के अगर आप स्पेल्स निकाल के देखोगे ना, सेमीफाइनल में जसप्रीत बुमराह ने हर स्पेल में, हर ओवर में अलग अलग टाइप की गेंदबाजी की है जी। एक में स्लोअर वंस यूज किए हैं, एक में यॉर्कर्स यूज किए हैं, एक में हार्ड लेंथ्स यूज किए हैं। जसप्रीत बुमराह ने कमाल किया। आपने हैरी ब्रूक को आउट करके उनकी टीम की कमर जो तोड़ी है, वो गेंद आप निकाल के देखो किस तरीके से उन्होंने डिसीव किया है। बिल्कुल। और स्पेल की पहली गेंद थी वो। हाँ, और आप देखो किस तरीके से स्लोअर वन से सैम करन वगैरह को समझ ही नहीं आ रही थी, किस तरीके से वो कटर्स मार रहे थे। तो कमाल की गेंदबाजी बुमराह ने, हर स्पेल के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई बंदे ने यार। बिल्कुल। अलग अलग बैट्समैन के लिए अलग अलग। सेम बुमराह नहीं आ रहा था किसी भी ओवर में,
हर ओवर में एक अलग बुमराह आ रहा था। ये काबिलियत होती है कि वैसे कहा जाता है कि आप ज्यादा कोशिश करते हो तो कई बार आप बिल्कुल ही ना खिचड़ी पका देते हो, जैसे रविचंद्रन अश्विन करते थे, 6 की 6 बॉलें अलग फेंकने की कोशिश करते थे। भाई जरूरत नहीं है 6 की 6 बॉलें अलग फेंकने की, उससे आप सामने वाले को डिस्टर्ब करने के बजाय खुद को ज्यादा डिस्टर्ब करते हो। आप अगर बड़े बॉलर्स देखोगे जिन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की है, चाहे वो स्पिनर्स की मैं बात करूं, शेन वॉर्न करो, या आज के दौर में आ जाओ तो नेथन लायन देख लो, एक ही जगह में टप्पा डाल के आपको लगातार क्वेश्चन करते हैं और आप कहीं ना कहीं मिस करते हो, आप आउट हो जाते हो। ग्राहम स्वन थे अपने टाइम में एकदम टप्पे पे। मिचेल सैंडनर भी उसी तरीके की गेंदबाज है, एक ही मिचेल सैंडनर, एब्सोल्युटली राइट, मिचेल सैंडनर एक ही जगह पे टप्पा ले अंदर ले बाहर, एक मतलब आप लगातार चैलेंज करते हैं, आप डाउट्स में डालते हैं कि यार ये कौन सी बॉल डालने वाला है। बिल्कुल। लेकिन बुमराह ने देखो काबिलियत उसकी कि हर स्पेल में, हर ओवर में उसका थॉट प्रोसेस, उसकी स्ट्रैटेजी, उसने इतनी अच्छी गेंदबाजी की है। आपको फिन एलन को मुझे लग रहा है कि टिम सैफर्ड से ज्यादा खतरा फिन एलन है, क्योंकि बिग बैश में भी बहुत जबरदस्त फॉर्म में थे और फिन एलन के पास जो पावर हिटिंग की काबिलियत है वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है जी। जो बंदा 33 गेंदों में 100 लगा दे, है ना, वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट 100 T20 में, तो वो कमाल का बल्लेबाज है। और इसको आउट करने की जिम्मेदारी मैं जसप्रीत बुमराह को देता हूं कि जसप्रीत बुमराह अपने स्लोअर वन से या यॉर्कर्स से, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप फिन एलन हो या टिम सैफर्ड हो, ये दोनों, जैसा आपने ओपनिंग की बात की है खासकर, इनको ना रोक कर फायदा नहीं है जी, रोक ही नहीं सकते इनको आउट करने पे ही फायदा है जी, क्योंकि आप इनको रोक लो। एक ओवर आपने यॉर्कर मार दी, बुमराह को रेस्पेक्ट दे दिया, बुमराह ने 3 ही रन दिए और फिन एलन ने अगले ओवर में 25 रन ले लेने, वो उसने 2 ओवर अगले लूट लेने जिसमें बुमराह नहीं। तो इन बैट्समैन के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप जसप्रीत बुमराह को मेक श्योर करना होगा कि आप फिन एलन या टिम सैफर्ड में से एक को आउट करें, क्योंकि अगर आप स्ट्राइक बॉलर हैं जैसे कपिल देव होते थे या जो भी ग्लेन मैग्रा हैं, जो भी अपने वसीम अकरम वगैरह होते थे, तो वो अपने स्पेल में ओपनर को तो चलता कर ही देते थे जी, या टॉप का एक बैट्समैन चलता कर ही देते थे। तो ये काम यहां पर आपको मेक श्योर करना होगा। ये टीम मैनेजमेंट भी समझ रही है कि फिन एलन आपका सबसे बड़ा कांटा हो सकता है जी। और फिन एलन को आउट करते ही न्यूजीलैंड, जो कि 200-250 मतलब जितना भी बड़ा स्कोर की तरफ देख रही है, चेज कर रही हो या डिफेंड कर रही हो, पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, सडनली उनके ओवरऑल रन रेट में कमी आ जाएगी। बिल्कुल। जहां वो 180 पहुंच रहे थे वो 160 पे रुक जाएंगे। बिल्कुल। अगर 250 पहुंच रहे थे, 240 पहुंच रहे थे, तो 210 पे रुक जाएंगे। तो वो ह्यूज डिफरेंस है। तो फिन एलन को आउट करना, और फिन एलन की कमजोरियां अगर आप देखोगे तो कमजोरी ऐसी कोई खास कमजोरी है नहीं। वो स्पिनर्स को भी पीछे जाके मार रहे थे, 35 गेंदबाजों को भी स्टेप आउट करके मार देते हैं, बैट का टाइम बहुत जबरदस्त है, और ऐसा नहीं कि अपने आर्क में आते हैं तभी मारते हैं, ऑफ पे भी मार देते हैं, स्ट्रेट भी मारते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट्स भी मारते हैं। तो फिन एलन के पास बैटिंग एबिलिटी बहुत जबरदस्त है, इस फॉर्मेट का वन ऑफ द डेंजरस बैट्समैन है। तो मुझे लगता है कि फिन एलन के साथ आपके अर्शदीप और बुमराह को स्टार्टिंग में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और मुझे तो लगता है इस स्ट्रेटेजी के साथ भी जाना पड़ेगा कि आप हार्दिक पांड्या को इस मैच में ऐसे यूज नहीं कर सकते कि हम पहले हार्दिक पांड्या के ओवर निकाल लें, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने देखा। उसके बाद हमने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी देखा कि हार्दिक पांड्या के ओवर पहले निकलवा लेते हैं और जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल बाद में करते हैं, बाद के लिए उनको बचा के रखते हैं। एक ओवर पावर प्ले में करवाया, एक फिर 11वां 12वां ओवर करवाया, 2 डेथ में कराए। यहां पे मुझे लग रहा है स्ट्रेटेजी आपको पलटनी पड़ेगी। यहां पे आपको जसप्रीत बुमराह से 2 ओवर पावर प्ले में करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे जो दमखम है वो फिन एलन और टिम सैफर्ड ही है। तो ये स्ट्रेटेजी भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब लास्ट में आते हैं उस मुद्दे के ऊपर, जो मुद्दा सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा गर्म है। वो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड से डर नहीं लगता साहब, अहमदाबाद से लगता है। लगता तो है, हमें भी लगता है, आपने भी कहा लगता है। पहले थोड़े से आंकड़े बता देता हूं, उसके बाद चर्चा करेंगे। 17 कुल मुकाबले T20I के इस मैदान पर खेले गए हैं। 11 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, 6 मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। पहली पारी का औसत स्कोर 174 रनों का है, दूसरी पारी का औसत स्कोर 150 रनों का है, और हाईएस्ट टोटल जो इस मैदान पर बना है T20I में वो 234 रन है। लोएस्ट टोटल जो बना है वो 66 रन है। अब ये 234 और 66 का फेर जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक ही मैच है, 234 और 66। 2023 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच ही ये मुकाबला खेला गया था अहमदाबाद के इस मैदान पर। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के कप्तान थे, मिच सेंटनर ही न्यूजीलैंड के कप्तान भी थे। इंडिया ने 234 बना दिए थे और न्यूजीलैंड को 66 ऑल आउट कर दिया था। अब मैं इतिहास में उतना ज्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे, वो 2023 की लेकिन बात इसी का बायलैटरल सीरीज थी, वो बायलैटरल सीरीज। यस, बायलैटरल में देखो सरेंडर कर दिया। चलो अगले मैच में देखते हैं क्या होता है। बायलैटरल सीरीज में आपने 200-250 रन कर दिए तो बोला कि चलो अगले मैच में। कल इंग्लैंड के खिलाफ आपने जब 253 रन बनाए, अगर ये वर्ल्ड कप का
सेमीफाइनल मुकाबला नहीं होता तो हमने क्या देखा था कि आपने जब 247 रन बनाए थे जनवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े में, तो इंग्लैंड की टीम 97 रनों पे ऑल आउट हो गई। बिल्कुल। बोला छोड़ो यार मैच, यार कौन इतना मेहनत करे, बायलैटरल है अगले में देख लेंगे। लेकिन नॉकआउट में ये नहीं होगा। अगर आपने 234 बनाए तो 234 के पीछे दौड़ेगी सामने वाली टीम। तो ये फर्क है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल या फाइनल में और बायलैटरल सीरीज में। बायलैटरल सीरीज का यही है, आपने 234 रन बनाए और सामने वाली टीम जो 66 पे ऑल आउट हो गई, उन्होंने छोड़ ही दिया मैच। लेकिन यहां पे मैच छोड़ेगा नहीं न्यूजीलैंड। आप 200, 250, 300 भी बना के आओगे ना तो बोलेगा वो बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं, और वो जाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट इंतजार कर रही है, ट्रॉफी इंतजार कर रही है। तो यहां पर आप ये बायलैटरल सीरीज का एग्जांपल मैं इसलिए कह रहा था कि आप जीतो, जो जीते हो उसको आप सोच के आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखने के लिए उन जीत के बारे में याद कर लो। लेकिन नॉकआउट एंड देन सेमीफाइनल, उसके बाद वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है। यहां पर आप कितने भी रन बनाओ या वो कितने भी रन बना दे, आप भी मैच नहीं छोड़ोगे, वो भी मैच नहीं छोड़ेगा। एग्जैक्टली। एकदम माइंडसेट ही डिफरेंट होने वाला है यहां पे। और ये मैच मैं बता रहा हूं बड़ा कांटे का होने वाला है। अहमदाबाद के रिकॉर्ड्स को और अहमदाबाद के टोटके को छोड़ दो जो भारत के खिलाफ जाता है, मुझे लग रहा है बड़ा तगड़ा मैच ये होने वाला है। और मुझे पता नहीं ऐसा महसूस सा हो रहा है कि हमारी इंटेंसिटी एकदम सेमीफाइनल में मुझे बहुत अच्छी दिखी है। ठीक है, बहुत सारे एरियाज थे जहां पे ग्रे एरियाज थे जहां पे हमें काम कर सकते हैं, गेंदबाजी में खासकर, बैटिंग में भी ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी इंटेंसिटी, हमारा एटीट्यूड बड़ा जबरदस्त दिखा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम न्यूजीलैंड से पार पालेंगे और हम कप डिफेंड कर लेंगे। लेकिन मैं वो सब बातें नहीं करूंगा कि बैड लक है अहमदाबाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं अलग अलग तरीके की, वो सब नहीं होता है। लेकिन अगर आप बैड लक कुछ नहीं होता, सब परफॉर्मेंस होता है। लेकिन क्या थोड़ा समस्या, बहुत लक होता है लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं, अगर आप ग्राउंड डायमेंशंस की बात कर लें, पिच की बात कर लें ओवरऑल, तो क्या अहमदाबाद टीम इंडिया के लिए क्रिकेटिंग लॉजिक से क्या सच में कुछ समस्या है, या आपको लगता है कि वो एक बस कोइंसिडेंस ही था कि आप 2023 का फाइनल भी यहाँ हार जाते हो, इस वर्ल्ड कप में आप सिर्फ एक मैच हारते हो, वो भी आप अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हारते हो। अब आप पिछले कई सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स में जितने भी आपने मैचेस खेले हैं 2023 शुरुआत से अब तक, उसमें 2 ही मैचेस हारे हैं और दोनों यहीं पर हारे हैं। तो टेक्निकली क्रिकेटिंग लॉजिक से क्या आपको लग रहा है कि ये मैदान रास नहीं आता है? क्योंकि जो ये इंडिया न्यूजीलैंड का मैच भी हुआ था 2023 में, इसमें शुभमन गिल का शतक आया था जो कि हमारे पास नहीं है, बाकी सभी ने स्ट्रगल कर ही रहे थे वहां पे। तो क्या लगता है आपको इस मैदान के अंदर जाकर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है टीम इंडिया को, ग्राउंड डायमेंशंस बड़े हैं, क्या उस एरिया में हम नहीं हिट कर पा रहे हैं, क्या चीज आपको लगती है? मैं वही बोलने जा रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ नहीं आती, आपकी माइंडसेट की प्रॉब्लम है, जिससे आपको फ्रीक्वेंसी बदलनी है। आप एक फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो कि आप वानखेड़े में खेल रहे हो, आप फिरोजशाह कोटला में खेल रहे हो और ओवरऑल बाउंड्रीज अंदर कर रखी है, आप जाते हो, मिस हिट होता है, छक्का लग जाता है जी। आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि हमें सिंगल्स और डबल्स लेने ही नहीं है। आप ये समझ लो कि इस टीम में 6-7 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, और इस इंडियन टीम में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एमसीजी में भी खेला है, सिडनी में भी खेला है, बड़े बड़े मैदानों में खेले हुए हैं ये लोग। बिल्कुल ठीक है ना। और अहमदाबाद में जो डिमांड है प्लेयर्स से, बैट्समैन से खासकर जो डिमांड्स है, वो जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो डिमांड होती है वही डिमांड अहमदाबाद में भी होती है। लगभग स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, 75-80 मीटर की स्ट्रेट बाउंड्रीज आपकी है, तो आपके यहां छक्के उस तरीके से नहीं जाएंगे। आप छक्के मारने की काबिलियत सब में है। आप जो मुंबई में छक्का लग रहा था, आपके टियर 2 में जाके गिर रहा था, वो अहमदाबाद में भी फर्स्ट टियर में जाके गिर जाएगा वो। लेकिन यहां पर मैदान बड़ा होने की वजह से उस तरीके से छक्के नहीं जाएंगे जिस तरीके से दूसरे मैदान में जाते हैं। मुझे लगता है कि आप ना सिंगल्स और डबल्स लेने की आपकी आदतें थोड़ी सी कम हो गई हैं। आप बड़े शॉट्स के पीछे जाओगे, बड़े शॉट के पीछे जाओगे तो डीप में कैच आउट हो गए, और फिर जब आप स्कोरबोर्ड को लगातार रोटेट नहीं कर रहे हो, विकेट जा रहे हैं और स्कोर वहीं खड़ा हुआ है, तो आप पर प्रेशर आ जाता है। ये मुझे लग रहा है कि अहमदाबाद हमारे पे थोड़ा सा, इसलिए अहमदाबाद हम पे टेक्निकली यहां पर जो होता है ना हावी हो जाता है कि भैया रन भी नहीं आए, विकेट भी चले गए। भाई शुरुआत से जो एमसीजी में जो खेलते हो आप, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो खेलते हो, जहां पे 3-3, 4-4 रन दौड़ के ले लेते हैं, अहमदाबाद में भी आप 2-2 डबल्स आप लगातार निकाल सकते हो। तो ग्राउंड बड़ा है, डायमेंशंस बड़े हैं, तो ऐसे में आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स लगातार जारी रखें और जब मौका मिले चौका और छक्का लगाएं। तो आप यहां पर इस मैदान का जो एक तरह से कहते हैं ना, मैदान की भी एक डिमांड होती है जी, तो उसको आप फुलफिल कर रहे हो, तो आप इस मैच को जीत सकते हो। इस बात पे वजन डालने के लिए ये प्राइम एग्जांपल है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 में जो टीम इंडिया ने इसी मैदान पर मैच गंवाया था, पहली दफा टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ था T20I में कि एक टीम के 10 बल्लेबाज कैच आउट हुए हों। मतलब साफ है कि उड़ाओ मत। हाँ, सिंगल्स डबल जो आपने बात की, बहुत अच्छा यहाँ पर आप स्टैट लेके आए हो। क्रिकेट इज गेम ऑफ स्टैट्स एंड फैक्ट। आप कुछ कर रहे, बात कर रहे हो, ये मैं हमेशा कहता हूं कि आप कुछ बात कर रहे हो तो
ब्लफ नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा लगता है जी। ऐसा लगता है कुछ नहीं है, आपको नंबर से भी उसको बैक करना पड़ेगा। और यहां पर देख लो, पिछले मैच में 10 के 10 बल्लेबाज हमारे कैच आउट हुए हैं। तो कैच आउट होने का मतलब कई लिहाज से ये हो जाता है कि आप इस मैदान में उस तरीके से बाउंड्रीज क्लियर नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से आप दूसरे मैदान में कर लेते हो। एग्जैक्टली तो चौकों पर ज्यादा भरोसा रखना पड़ेगा। चौके नहीं, छक्के लगाओ जिस गेंद में लगा सकते जिस गेंद पे लगा, और अननेसेसरी मारने की और जरूरत भरोसा नहीं है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स। विराट जिस तरीके से गेम को चलाते थे, Exactly. 1 को 2 में तब्दील करने की जो काबिलियत विराट कोहली में थी, आज इस टीम के हर बल्लेबाज के पास है। बिल्कुल। सब ऑफ द ब्लॉक्स बड़े क्विक हैं, सब अच्छे स्प्रिंटर्स हैं, सब बड़े सुपर फिट हैं। तो मैं ये नहीं देखता हूं, बहुत रेयर देख रहा हूं कि आप 1 को 2 में तब्दील कर रहे हो। आप ये तब कर रहे हो 2 को 3 में, 1 को 2 में, जब प्रेशर में हो या आखिरी लम्हों में हो मैच के। आप बॉल 1 से, आप विराट कोहली अगर पहले ओवर में आ रहे हैं, वो ऐसा खेल रहे हैं जैसे 19वां ओवर है। ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी ऐसी लग रही है कि 19वां 20वां ओवर है, चौका नहीं आया तो कोई बात नहीं, 2 रन तो ले लूं, तर 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 दौड़े जा रहे हैं। तो वो इंटेंसिटी रनिंग बिटवीन द विकेट्स की मुझे गायब दिखती है इनिशियली, वो लास्ट में आती है या मिडिल ओवर्स के एंड में आती है जाके, बिल्कुल, है ना। 14-15 ओवर से आप देखते हो कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत तेज हो गई है। नहीं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बॉल 1 से बॉल 128 तक, है ना, 20वें ओवर तक आपको दौड़ लगाने में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए प्रेडिक्शंस रेशो में अगर तब्दील किया जाए, फाइनल मुकाबला सारी चीजों को कंसीडर करते हुए कौन आगे लग रहा है, किस मार्जिन से आगे लग रहा है मुकाबला शुरू होने से पहले? बहुत क्लोज मुकाबला होगा। टीम इंडिया की जो मुझे फॉर्म दिख रही है, उसकी वजह से मैं 55-45 इन फेवर ऑफ इंडिया करूंगा। सिर्फ 5% 50-50 भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 55-45 इंडिया में खेल रहे हैं। इंडिया है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, न्यूजीलैंड को बायलैटरल सीरीज में हराया। हालांकि मैं खुद ही कहता हूं कि उसको मत इसमें इंक्लूड करो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कर जाओगे काम, जीत जाओगे। मेरा भी यही मानना है कि जैसे आप इंग्लैंड के खिलाफ क्लोज आके जीते ना फाइनली, बिल्कुल आप अट्रैक्टिव नहीं तो इफेक्टिव रहोगे, फाइनली आप वर्ल्ड कप जीतोगे। मुझे भी लग रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ओपनर से निपटारा पालो, वर्ल्ड कप हमारा है। और इसी उम्मीद के साथ एक बार मैं फिर से चाहता हूं, ये वाली जो स्क्रीन है ना, यहां पे हम सूर्य कुमार यादव के हाथ में ट्रॉफी होगी 2026 वर्ल्ड कप की। पूरी टीम जो चैंपियन वाला पोस्टर होता है ना, वो यहां पे लगाएं और अगला एपिसोड इसी बैकग्राउंड के साथ करें तो बहुत मजा आने वाला है। इसी नोट पर इजाजत लेते हैं। आपकी ये ख्वाहिश भगवान जरूर पूरी करेगा। हाँ, सिर्फ आप ही की नहीं, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि इसी तरीके से हम जो है अगला शो करें जब, तो हमारे पीछे वर्ल्ड चैंपियन इंडिया खड़ी हुई हो सूर्य कुमार यादव के साथ। बिल्कुल। चलिए फिलहाल वही दरख्वास्त आपसे एक बार फिर से करेंगे कि वीटो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। आप बिल्कुल फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो। इंफॉर्मेशन भी मिलती है, न्यूज़ भी मिलती है, आकाश चोपड़ा भी मिलते हैं और तमाम जानकारियां और एंटरटेनमेंट आपको वीटो ऐप पर मिलता ही है। इस उम्मीद के साथ इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है। मिलेंगे क्रिक वीटो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।